नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। और अब शुरू करते हैं अपना खास शो सवाल 10 बजे का। अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ता जा रहा है। ईरान ने पहली बार हिट लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में सबसे ऊपर है इजराइल के प्रधानमंत्री का नाम, यानी बेंजामिन नेतन्याहू। इसके अलावा और भी नाम इसमें शामिल हैं। मोसाद चीफ डेविड बार्निया, डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्स और आईडीएफ चीफ ईयल जमीर। इसके अलावा अगर बात की जाए तो एयरफोर्स चीफ का भी नाम इसमें शामिल है। मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ श्लोमी बाइंडर और ऑपरेशन चीफ इत्सीक कोहेन। ये वो नाम है जो हिटलिस्ट में इस वक्त नजर आ रहे हैं। किसकी? ईरान की। दिलचस्प बात यह है कि अब तक सिर्फ इजराइल ऐसी लिस्ट जारी करता था, लेकिन पहली बार ईरान ने इसे जारी किया है। ईरानी मीडिया ने अभी यह नहीं बताया कि इन लोगों को कब टारगेट किया जाएगा। यहां याद दिला दे कि यह हिट लिस्ट नेतन्याहू के अमेरिकी दौरे के तुरंत बाद जारी की गई है। आपको याद हो कि 11 फरवरी को नेतन्याहू व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर रहे थे। ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और कहा था कि अमेरिका ईरान से बातचीत करेगा और फिर देखते हैं कि क्या होता है। अब आपको बताते हैं कि ईरान की हिट लिस्ट जो तैयार है उसमें किसके किसके नाम है। आप देखिए, ईरान की जो हिट लिस्ट है उसमें प्रधानमंत्री का नाम है, बेंजामिन नेतन्याहू का भी नाम इसमें नजर आ रहा है। दूसरा, मोसाद चीफ डेविड बार्निया, इस हिट लिस्ट में नाम उनका भी है। फिर डिफेंस मिनिस्टर का भी नाम इजराइल काट्स, यह लिस्ट तैयार की गई है। और आईडीएफ चीफ ईयल जमीर, यानी जो पूरी ताकत है इजराइल की, उन सबके नाम ईरान ने हिट लिस्ट में रखे हैं। इन्हें टारगेट किया जाएगा। और आप टाइमिंग देखिए, टाइमिंग क्या है? नेतन्याहू मुलाकात करते हैं और इसी बीच ये लिस्ट देखने को मिलती है। एयरफोर्स चीफ तोमर बार का भी नाम इस हिट लिस्ट में है, जो ईरान की हिट लिस्ट है उसमें। और इससे पहले इजराइल हिट लिस्ट निकालता था, मोसाद जो हिट लिस्ट निकालती थी, लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने भी। और इसके अलावा मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ जो शलोमी बाइंडर है, उनका भी नाम शामिल है। ऑपरेशन चीफ इत्सीक कोहेन का नाम शामिल है। यानी वो हर शख्स, हर वो बड़ा पदाधिकारी, प्रधानमंत्री से लेकर सैन्य अधिकारी और एयरफोर्स के जो अधिकारी हैं बड़े, वो भी इसमें शामिल है। यानी मोसाद तो तैयारी कर रहा है, इजराइल तैयारी कर रहा है। और इस हिटलिस्ट जो है इजराइल की तरफ से दिखती थी, अब उसका जवाब ईरान ने भी तैयार किया और कहा कि हम पीछे नहीं रहने वाले, हम भी करारा जवाब देना जानते। और फिर एक हिटलिस्ट निकाल दी जिसमें तमाम नाम है, प्रधानमंत्री से लेकर सैन्य अधिकारियों के। इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े। सबका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन आशीष साय, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ कर्नल हिमांशु सिंह, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है हिमांशु जी आपका भी। हमारे साथ रवि अरोड़ा, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत स्वागत है रवि जी आपका। सबसे पहले आशीष सर, स्टार्टिंग दिस डिबेट फ्रॉम यू, और मैं जानना चाहता हूं और समझना चाहता हूं कि ईरान हिट लिस्ट निकाल रहा है और उस लिस्ट में प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े सैन्य अधिकारी जो हैं उनके नाम शामिल हैं। कैसे देखें इस पूरे प्रकरण को? क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है? जय हिंद आशीष, बहुत ही बुरा दिन है आज हमारा। मिस्टर गुप्ता जैसे देशभक्त इंडियन पासपोर्ट होल्डर को एफबीआई ने अंडर टॉर्चर एक कबूलनामा ले लिया, जो कुछ काम कर रहे थे कनाडा में एंटी इंडिया फोर्सेस के खिलाफ। और ये बहुत ही ब्लैक डे है। मुझे मालूम है कि विदेश मंत्रालय इस पे कुछ करेगा। उसी से लिंक्ड है आपका आज का टॉपिक। एक मैडनेस की तरफ बढ़ रहे हैं हम। सॉवरेनिटी का, संप्रभुता का मतलब खत्म होता जा रहा है। और जैसे अमेरिका एक सिविल वॉर की तरफ जा रहा है, वैसे दुनिया भी एक लॉलेस कंडीशन में होती जाए। ये किसी भी देश के
अपने लोकल लॉज या इंटरनेशनल लॉज का उल्लंघन है हाँ। कि आप किसी दूसरे देश के नॉन कॉम्बैटेंट्स को मारने का तैयारी या घोषणा या प्लान करें। हम्म। इसकी शुरुआत आशीष एक्चुअली आयरनी है ये कि अमेरिका ने की थी 9/11 के बाद। उन्होंने प्रेसिडेंट को एक लाइसेंस टू किल दिया था। अमेरिकन प्रेसिडेंट कुड एम्प्लॉय डिप्लॉय मिलिट्री पावर टू एलिमिनेट एनीवन एनीवेयर इन द वर्ल्ड इफ ही वाज एक्टिंग अगेंस्ट यूएस हम्म। इंटरेस्ट। इसी के बाद जितने भी हमारे कोवर्ट ऑपरेशन शुरू हुए पूरी दुनिया में, जिसमें एक एक्चुअली वो म्यूनिक ओलंपिक से शुरू हो गया था कि आप दूसरे देश में जाके दूसरे देश के लोगों को मारते थे थ्रू कोवर्ट ऑपरेशंस। ये फिर भी एक छिपी हुई बात होती थी, जी। इसमें डायरेक्ट स्टेट इन्वॉल्व नहीं होते थे। हम्म। स्लीपर सेल्स उसी देश में रह रहे उस देश के अगेंस्ट लोगों को यूज किया जाता था। लेकिन अब आज की तारीख में ईरान जैसा नेशन अगर अपने स्टेट टेलीविजन चैनल के माध्यम से एक दूसरे सॉवरेन स्टेट को, जिसको वो नहीं मानते हैं, ये धमकी दे कि हम आपकी सारी टॉप लीडरशिप इंक्लूडिंग पॉलिटिकल लीडरशिप, नॉट ओनली मिलिट्री, ये लिस्ट जो है ये मिक्स्ड लिस्ट है। हम्म। इसमें पॉलिटिकल लीडरशिप भी है और ऑफ कोर्स एयरफोर्स चीफ, उनके मोसाद के डायरेक्टर, उनका आईडीएफ जो हमारे सीडीएस के इक्विवेलेंट है, मतलब ऑल द डिफेंस फोर्सेस के चीफ, इनका नाम दिया हुआ है ड्यूरिंग अ पीस टाइम। इसमें वो एक मेजर ब्लंडर कर रहे हैं आशीष। अभी तक भी, अभी 11 तारीख की नेतन्याहू और ट्रंप की मीटिंग के वक्त तक इन दोनों देशों के पास, अमेरिका और इजराइल के पास, ईरान पे हमला करने का कोई लेजिटिमेट ग्राउंड नहीं ठीक था। है सर, लेकिन ये लिस्ट क्यों जारी की गई है? वो क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? वो काउंटर, उनको पता है कि इजराइल की मोसाद और अमेरिकन एजेंसीज हाँ। ईरान में अभी भी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कर रही हैं, कुछ बैकग्राउंड से वेपन्स, कुछ उन्होंने बहुत हाई लेवल के इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस गैदरिंग की है। हाँ। वो न्यूज आपने देखी होगी वेस्टर्न मीडिया की कि स्टारलिंक के सर्वर्स को वहां पे स्मगल किया है ईरान के अंदर थ्रू पाकिस्तान। 7,000 या 6,000 सर्वर्स, क्योंकि स्टारलिंक और सारे इंटरनेट के जो सर्वर्स ईरान में बेस्ड थे, उसको वहां की लीडरशिप ने कंट्रोल कर रखा था। काफी दिनों तक टोटल रोक लगा रखी थी और उसके बाद अपने रिसोर्सेज के हिसाब, अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन रिलीज कर रहे थे। तो वहां पे अंदर ही अंदर वहां की रजीम चेंज के लिए कुछ ना कुछ मोसाद और अमेरिकन इंटेलिजेंस काम कर रही है। वो इससे एक डर पैदा करने के लिए, इसके काउंटर में एक डर पैदा करने के लिए, इस मिशन को डाइल्यूट करने के लिए एक काउंटर ऑफेंसिव के तहत उन्होंने डेस्परेशन में इस तरह की एक बेवकूफी भरी कदम उठाई है जिसको इजराइल यूज करके और उन पे अटैक कर सकता है। आशीष, ठीक है। कर्नल हिमांशी, ये नॉर्मल है क्या हिट लिस्ट जारी करना सैन्य सिद्धांतों में? आशीष नमस्कार, जय हिंद। देखिए, सैन्य सिद्धांतों में ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, लेकिन ये ईरान पहली बार नहीं कर रहा है। देखिए, 1994 में अर्जेंटीना में भी इजराइल के ऊपर एक हमला किया गया था। अर्जेंटीना में यहूदी समुदाय रहता है, वहां पर एक हमला किया गया था जिसमें 85 लोग मारे गए थे और लगभग 300 लोग घायल हुए थे। और अर्जेंटीना में ब्यूनस आयर्स इस तरह का हमला जो है बहुत बड़ी बात थी। और 2006 में इसमें आरोप भी हुए थे और हिजबुल्लाह को उसमें नामित किया गया था। तो ऐसा नहीं है ईरान पहली बार इस तरह की कोई कोशिश कर रहा है, लेकिन हाँ, जब आप इस तरह की कोई हिट लिस्ट जारी करते हो तो वो कहीं ना कहीं बताता है कि कूटनीति जो है कहीं फेल हो रही है। और ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध का भी हिस्सा होता है, जहां पर आप बहुत क्लियरली आपके जो भी शत्रु हैं उनको चित कर रहे हो। और क्यों ना करें, देखिए मैं ये चीज कह रही हूं, जब आपने ऑपरेशन राइजिंग लाइन किया उससे पहले भी आपने कई बार ईरान के जो भी टॉप लीडरशिप है उसको खत्म करने की कोशिश की। आप क्लियरली कह रहे हैं ऑपरेशन राइजिंग लाइन के दौरान कि हमारे इस पे खामी नहीं है। तो अगर आप किसी चीज की शुरुआत करेंगे तो आपके उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अगर ईरान कुछ कर रहा है तो हम उसको दुस्साहस कह रहे हैं, लेकिन अगर अमेरिका और इजराइल यही चीज कहता है तो हम उसको बहुत साहस कहते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत ही स्टैंडर्ड है इन चीजों को लेके। ये डिप्लोमेटिकली बहुत गलत है। आप युद्ध की तरफ पूरे दुनिया को ढेल रहे हैं और अपने लोगों को जो जिनका इनसे कुछ लेना देना नहीं है उनको ढकेल रहे हैं। लेकिन जब कोई क्रिया होगी तो उसकी प्रतिक्रिया आनी बहुत। मैम, ये भी तो होता है ना कि अगर मोसाद की बात की जाए तो इससे पहले तो मोसाद भी लिस्ट जारी करता था।
बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ आशीष, जब आप कोई क्रिया करेंगे तो उसकी प्रतिक्रिया होगी। देखिए, आपने ईरान के सबसे बड़े परमाणु वैज्ञानिक को रिमोट कंट्रोल मशीन से मार दिया। जब उनकी टॉप लीडरशिप बैठ के कोई मशवरा कर रही है और आप बातचीत में हैं, देखिए आपने उनके साथ धोखा किया है। ठीक है, डिसेप्शन इज पार्ट ऑफ वॉर, लेकिन जब आप बातचीत के टेबल पे आ रहे हैं, उस समय आप एक टारगेटेड हिट करते हैं और उनके 5-6 लोगों को मार देते हैं। सो आई थिंक यू हैव ऑलरेडी गॉट देम इनटू वॉर। और जब युद्ध की स्थिति होती है तो कहते हैं ना कि जी मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। तो जब आप जंग के हालात लेके आए हैं, आप उनके घर तक अमेरिका आर्मडा लेके पहुंच गया है। नेतन्याहू कह रहे हैं कि अगर अमेरिका मेरे साथ नहीं खड़ा होता तो मैं अकेले भी ईरान के ऊपर हमला करूंगा। तो आप उकसावा लगातार कर रहे हैं। तो अगर ईरान अपनी तरफ से इस तरह की कोई कार्रवाई कर रहा है तो आपको बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ईरान ने इस तरह की कार्रवाइयां बहुत पहले भी की हैं। तो ईरान का जो प्रॉक्सी नेटवर्क है, लोग कहते हैं वो खत्म हो गया, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ है। सिमेट्रिकल वॉरफेयर से ईरान ने पहले भी बहुत सारे देशों में इस तरह की कार्रवाइयां की हैं। कई बार वो जग जाहिर हो जाती है, कई बार नहीं हो पाती हैं। ठीक है जी, ठीक है। रवि अरोड़ा सर, अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का भी दौर है और ऐसे में ये हिटलिस्ट जारी कर देना क्या उस पर असर डालता हुआ नजर नहीं आएगा? उसकी वजह से वो उस पर इंपैक्ट पड़ेगा, चेंजेस होंगे, ये नहीं लगता? जी बिल्कुल आशीष जी, मैं समझता हूं जिस प्रकार से पूरी ईरान की मिलिट्री नाकेबंदी जो है अमेरिका ने कर रखी है, उसके बावजूद जो हिटलिस्ट जारी होती है उसमें बेंजामिन नेतन्याहू का नाम है, मोसाद चीफ का नाम है। तो यह एक मैसेज है कि असल में जो ईरान है वो इजराइल को नासूर मान चुका है। वो जानता है कि कभी भी उनका परमाणु कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ सकता। बेशक अमेरिका को एक बार वापस भेजा जा सकता है, क्योंकि अमेरिका जंग लड़ने से पहले, देखिए आपको बता दूं मैं, जो इजराइल है उसको पता है कि जो ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं उनका सामना करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है इजराइल के लिए भी, क्योंकि एक बहुत बड़ा जखीरा ईरान के पास है। ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज देने की जो है ईरान ने कोशिश की है, क्योंकि यह लिस्ट जारी करके एक दबाव बनाने की कोशिश की है। जबकि अमेरिका ने तो 1 महीने का टाइम दे दिया है कि हमने 1 महीने का टाइम दिया है, अगर टेबल पर बात नहीं होती है तो उसके बाद जंग की बात होगी। लेकिन सच्चाई यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू लगातार प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका पर। और आफ्टर मीटिंग जिस प्रकार से सरकारी चैनल ईरान का जो IRGC है उनकी तरफ से यह जारी किया जाता है, क्योंकि यह समझना होगा कि आज अमेरिका बातचीत करना चाह रहा है। अमेरिका चाह रहा है कि बातचीत से बात खत्म हो, क्योंकि अगर जंग शुरू होती है तो ना चाहते हुए मिडिल ईस्ट के कई देश इसमें शामिल होंगे, और अगर वो शामिल होंगे तो पूरी दुनिया के अंदर एक तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी सुलग सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं इजराइल चाहता है कि अमेरिका जंग करे। अगर अमेरिका जंग नहीं करता है, वो उसने स्पष्ट कर दिया है इजराइल ने कि अगर आप जंग नहीं करेंगे तो जंग हम करेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उस प्रेशर को कम करने के लिए, उस दबाव को जो इजराइल बनाने की कोशिश कर रहा था, ये हिटलिस्ट जारी की गई है। और इससे एक मैसेज अमेरिका को भी चला गया है कि IRGC चुप बैठने वाली नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक फौज नहीं है, ये एक धार्मिक जो है कट्टरता से भरी फौज है, और ये जानती है कि ये पीछे झुक, क्योंकि देखिए लेकिन सर ये भी तो है ना रवि सर कि ये डिप्लोमेटिक अगर प्रोटोकॉल की बात की जाए तो उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन है, उसको इस तरह से देख सकते हैं क्या? जी मैं समझता हूँ, देखिए जिस प्रकार से अभी हिमांशी जी बता रही थी कि युद्ध और मोहब्बत में सब जायज है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप हर जगह देखिए कि डिप्लोमेटिक उल्लंघन जिस प्रकार से होता रहा है, क्या आज यूनाइटेड नेशन को पता है कि दुनिया भर में अमेरिका किस प्रकार से दूसरे देशों पर कब्जा कर रहा है, जिस प्रकार से दूसरे देशों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, जिस प्रकार से क्या अमेरिका का रवैया ठीक है? तो कहीं ना कहीं आप समझिए अपनी आत्मरक्षा के लिए अगर कोई मुल्क ऐसा करता है, और उसके अंदर जब अब तक जो है यूनाइटेड नेशन जो है चुप बैठा हुआ है, तो अब भी मुझे नहीं लगता इस पर कोई कार्रवाई करेगा या किस प्रकार कोई बात अभी तक सामने आई है, और ना ही कोई आएगी, क्योंकि हर आदमी को अधिकार है अपनी सुरक्षा का, अपनी आवाम की सुरक्षा का। ईरान सिर्फ ये चाहता है कि जो जंगी बेड़े अमेरिका ने भेज रखे हैं वो वापस बुला ली जाए। उनके कार्यक्रम में अगर कोई, क्योंकि वो बैलिस्टिक मिसाइलें बनानी बंद नहीं करेगा, उसको भी आगे बढ़ना है। और दूसरा, इजराइल को पता है कि जब तक ये बैलिस्टिक मिसाइलें बनती रहेंगी, ये वजूद के लिए खतरा है इजराइल के। और ऐसे में आने वाले टाइम के लिए कहीं ना कहीं ये दोनों देशों की लड़ाई ही, उनके कारण ही अमेरिका को इस जंग में कूदना पड़ेगा, चाहे आज हो चाहे
ठीक है सर, आता हूं आपके पास। आशीष सर, दोनों लोगों की बात आपने सुनी, दोनों लोगों का एक ही पॉइंट जो मैं समझ पाया वो ये है कि प्यार और जंग में ये चीजें जायज हैं। दूसरी तरफ अब क्या ये माना जाए कि सीधे सीधे तौर पर वॉर की ये पहला स्टेप है जिसमें ये तस्वीर देखने को मिलेगी? तो जैसा मैंने शुरू में कहा आशीष, जायज ना जायज थोड़ा फ्लोरल हो जाएगा। वॉर इज अगेंस्ट आर्म्ड पीपल। हम एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में रहते हैं और हम जिस मैडनेस की तरफ जा रहे हैं वो ग्लोबल पीस के लिए बहुत डेंजरस है। नेशंस आफ्टर नेशंस रोग होते चले जाएंगे, दूसरे कंट्री के पॉलिटिकल लीडरशिप को कोल्ड ब्लड में असैसिनेट। देयर इज अ मेथड इन द मैडनेस। आप इस ऐलान का समय देखिए, जैसे ही इजराइल अमेरिका हुआ है और एक डायरेक्ट इंडिकेशन मिला है ईरान को कि इजराइल भी कहीं ना कहीं अमेरिका को इन्फ्लुएंस कर रहा है इस टेबल टॉक के लिए जो ईरान और अमेरिका के बीच होने वाली है। तो उन्होंने एक बहुत ही सिलेक्टेड तरीका अपनाया है अपने रजीम को रीइंफोर्स करने के लिए। इस्लामिक वर्ल्ड, जो कि इन 7 का नाम देख के हिट लिस्ट में एक मनोवैज्ञानिक तरीके से ईरान की तरफ झुक सकता है। एंड एट द सेम टाइम इनके जो प्रॉक्सीज हैं, हमास, हिजबुल्लाह, उनको एक मैसेज दिया है, क्योंकि अभी उनका और कोई सोर्स गाजा स्ट्रिप में जाके इस तरह के मैसेजेस नहीं दे पा रहा है। इतनी टाइट सर्वेलेंस में है वो पूरा नेशन कि उन्होंने एक रेडियो, एक टीवी चैनल के जरिए अपने अल्ट्रास को एक मैसेज दिया है कि हमारा अभी ये एम है। इस मैसेज से उनको मल्टीपल बेनिफिट्स होने वाले हैं, इसलिए उन्होंने ये बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से एक नया वो मैसेजिंग और नई पोस्चरिंग की है। सर, कितने परसेंट चांसेस हैं कि जो ये हिट लिस्ट निकाली गई है ईरान की तरफ से, कितने परसेंट चांसेस हैं कि इस पर काम किया जाएगा या इन्हें टारगेट किया जाएगा? Is this possible? As a response to the anticipated Israeli attack, इन्होंने अपना जो टारगेट फोल्डर्स होते हैं, इनके जो वेपन्स हैं, जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, 2000 से ज्यादा रेंज वाली, जिसको इजराइल रोकने की बात कर रहा है, लेकिन अभी उनके पास हैं। इजराइल का ईरान से डिस्टेंस 22-2300 किलोमीटर है। तो वो मिसाइल्स वॉरहेड फिटेड हैं और उन मिसाइल्स में कोऑर्डिनेट्स, आईडीएफ हेडक्वार्टर के कोऑर्डिनेट्स, बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफरन विजिटिंग ऑफिसर्स के कोऑर्डिनेट्स डाल के लो पोटेंसी वेपन के साथ एज अ स्टेट वो रिएक्ट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम उनके बहुत से फिदाइन टाइप के ट्रेन्ड बंदे जो गाजा में दिन रात उपलब्ध रहते हैं, वो ये मैसेज लेके कुछ आत्मघाती कदम इन टारगेट्स के अगेंस्ट अभी उठा सकते हैं। यही 2 लाइक्लीहुड है। लेकिन ये बहुत ही बेवकूफी भरा स्टेप लिया है ईरान ने, क्योंकि ये इजराइल के अटैक को लेजिटिमाइज करेगा। ये एक बहुत बड़ा बेवकूफी वाला स्टेप है, आशीष सर भी कह रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर ये स्टेप को आगे फाइनल किया जाता है और जवाब दिया जाता है या हमला किया जाता है या इन टारगेट को फोकस किया जाता है, तो क्या वो स्थिति है इजराइल के पास? साथ ही साथ क्या वो स्थिति ईरान की भी है कि वो हाँ जवाब दे देगा और वो झेल लेंगे दोनों एक दूसरे की बात? आशीष जी, ये दुस्साहसिक कदम, बेवकूफी भरा कदम नहीं है। देखिए, सन 2012 में भारत के अंदर भी इजरायली जो डिप्लोमेट है उस पे हाँ किया गया थ्रू मैग्नेटिक बॉम्ब इन हिज कार। और जहां तक कैपेबिलिटी की बात है तो IRGC के क्वाड्स हैं जो बहुत ज्यादा खतरनाक हैं और वो इन्हीं का काम होता है विदेशों में प्रॉक्सीज जो है हिजबुल्लाह, हमास, हूती, उनको ट्रेनिंग देना। दूसरा जो उनका खुफिया मंत्रालय है जिसको हम मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस कहते हैं, वो इस तरह की कार्रवाई करती है। देखिए, जब जून का ये ऑपरेशन राइजिंग लायन और मिडनाइट हैमर किया गया, ईरान तब से लगातार उसको पता था अमेरिका और इजराइल विल कम बैक टू अनदर वॉर। तब से उसने अपनी क्षमताओं में बहुत ज्यादा इजाफा किया है और इसीलिए हम देख रहे हैं कि लगातार वो तरह की मिसाइलें लेके आ रहा है, जिस तरह के ड्रोन्स लेके आ रहा है। देखिए, खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि उनकी जो ड्रोन बनाने की क्षमता है वो हमसे कहीं बेटर है। ये दिस इज ऑन रिकॉर्ड। तो अमेरिका को पता है कि देखिए, इट इज नॉट अ स्मॉल टारगेट जिसको वो आके और कच्चा चबा के चले जाएंगे। अभी तक एक नरेटिव अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से सेट किया जाता था। वेस्ट इज वेरी गुड इन सेटिंग अप नरेटिव कि हम बहुत पावरफुल हैं। नो डाउट उनकी मिलिट्री अच्छी है, उनके इकोनॉमिक सेंस की वजह से ईरान की हालत बहुत खराब हुई है। लेकिन
चाहे देखिए ओपनली चाइना और रशिया उनकी मदद के लिए ना आए, ये बहुत क्लियर सी बात है, कोई इस तरह के तनाव में नहीं आएगा, लेकिन पीछे से उनके पास में इंटेलिजेंस भी प्रोवाइड की जा रही है। अभी कुछ दिन पहले हमने सैटेलाइट की पिक्चर्स देखी थी कि कहां पे अमेरिका ने क्या क्या डिप्लॉय किया है, इट वाज ऑल ओवर। तो कहीं ना कहीं ईरान के जो उनके लोग हैं, वो जिस तरह का उनका एक ट्रेड होता है, वो ट्रेड तो उनके पास है ही, और दूसरी बात है उनके पास कहीं ना कहीं से इंटेलिजेंस भी आ रही है, उनके अपने स्लीपिंग सेल्स हैं, और स्लीपर सेल्स के लिए जैसे मैंने ठीक है आपको मैम, वक्त बहुत कम है, मैं वापस आपके पास लौट पाऊं से पहले मैं एक सवाल और जानना चाह रहा था रवि सर से, उसका आंसर लेना चाह रहा था। रवि जी देखिए, ये तो साफ हो गया है कि ईरान ने हिट लिस्ट जारी कर दी है, ऐसे में इजराइल को इस वक्त क्या करना चाहिए, क्या स्टेप उठाने चाहिए, साथ ही साथ अमेरिका की क्या भूमिका रहेगी? बहुत कम शब्दों में सर बताइए क्योंकि समय बहुत कम है। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि इजराइल चुप बैठने वाला नहीं है, वो जल्दी ही कुछ ना कुछ कार्रवाई करेगा। और खासकर आपको बता दूं, युद्ध की शुरुआत इजराइल की तरफ से ही होगी, और लगातार जिस प्रकार का मैसेज भी आ रहा है, अमेरिका डायरेक्टली अभी फिलहाल जंग नहीं छेड़ेगा, क्योंकि अमेरिका बहुत सोच समझ कर चल रहा है। जिस प्रकार से इब्राहिम लिंकन जो जंगी वेड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, वहां पर जो है ड्रोन शहीद वहां पर आया था, उसके बाद F-35 उड़ाना पड़ा अमेरिका को, तो कहीं ना कहीं बहुत सस्ते स्तर पर ईरान जंग लड़कर बहुत भारी नुकसान अमेरिका को पहुंचा सकता है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, समय बस इतना ही है, इतने की इजाजत देता है इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। यहां रुकते कुछ पलों के लिए। इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।